इंडिया का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा जहां पहुंचते पहुंचते आप इंडिया के आखिरी हिस्से में आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के इन दूर पहाड़ों में कुछ ऐसे विलेजेस हैं जो इंडिया के सबसे ईस्टर्न हिस्सों में आते हैं। यहाँ कहीं एक ऐसा विलेज है जहाँ पूरे इंडिया में सबसे पहले सूरज उगता है, और ये विलेजेस बसे हैं एक ऐसी नदी के किनारे जो बहती हुई आती है सीधे तिब्बत से। अभी मैं हूँ एक आयरन ब्रिज में जो कि तिलम और डोंग को कनेक्ट करता है, और जिस रिवर के ऊपर ये बना है वो है लोहित रिवर। और इसी नदी के रास्ते होते हुए आता है एक ऐसा विलेज जहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है, और यहाँ से तिब्बत और म्यांमार कुछ ही दूर रह जाते हैं। और शायद इसी वजह से यहाँ की ज़िंदगी इंडिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। और यही देखने मैं इंडिया के उस आखिरी पॉइंट तक जाने वाला हूँ, पर उससे पहले इस लोहित रिवर के किनारे बसे इन विलेजेस को जानना ज़रूरी है। तो स्वागत है आप सबका इंडिया के सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिस्से में। बॉर्डर के नज़दीक ज़िंदगी कैसी होती है, ये जानने के लिए मुझे इस जगह को करीब से देखना होगा। और इसलिए मैं किसी होटल या होम स्टे में नहीं, बल्कि डाला भैया की फैमिली के साथ उनके ही घर में कुछ दिन इनके ही साथ रहने वाला हूँ। ये है डाला भैया, और ये डोंग सनराइज ट्रैक के गाइड हैं, और आने वाले कुछ दिन यहाँ के सारे विलेजेस हमें यही घुमाएंगे। डाला भैया अपनी फैमिली के साथ यहीं सबकुंग में इसी वुडन हाउस में रहते हैं, और लगभग यहाँ सभी घर लकड़ियों के ही बने होते हैं, क्योंकि इस जगह पे पाइन ट्री के लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। ये है डाला भैया की वाइफ, और ये हमारे लिए बटर टी बना रही हैं। ये दूध भी नहीं डाला है, सिर्फ बटर डाल के बनाया है। अच्छा, बिना दूध का ये? देखिए अभी टेस्टी हो गया बन। अच्छा, ये मिक्स होता है ना इसमें? देखिए चाय के साथ बनाया है। ऐसा मजेदार हो गया ये चाय। चलेगा। इसके टेस्ट के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पर ये सेहत के लिए अच्छी होती है। फिर बटर टी पीने के बाद डला भैया हमें एक अनोखे वाटरफॉल पर लेकर जाते हैं, जो कहाँ से आती है किसी को पता नहीं, और इसका नाम है ताप्ती फॉल्स। और इस वाटरफॉल को मैंने अनोखा इसलिए बोला क्योंकि जब आप इस पहाड़ के पार जाते हैं तब आपको एक नहीं बल्कि कई सारे वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलते हैं। कई बार कुछ चीज़ें होती तो हमारे पास ही हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते, और ये जगह भी कुछ वैसी ही थी। कुछ इसी तरह यहाँ एक और जगह है जिसे सिर्फ 0.1% इंडियंस ने ही देखा है, और ये जगह है किबिथो। किबिथो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट इनहैबिटेड प्लेस है, और यही है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट कैफे। और ये कैफे एक वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है बाय द इंडियन आर्मी।
किबिथो में ही हम मिले कुंचुक जी से। ये यहाँ पे अपने घर पर ही एक डेली नीड्स की शॉप चलाती हैं और ये हमें अपने घर के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाती हैं। ये सब ड्राइंग जब नया साल होते ना, धान वान का नया धान काटते ना, जो धान उगाते वो काटते हैं ना, तो उसका समय में ये नया धान का ये सब ड्राइंग ये सब बनाते हैं। धान को वो करके आटा बना के ना, चावल को उसी से ही बनाते हैं। ऐसे ही है हम लोग का, तो ऐसे ही होते हैं। ये हम लोग का ना चूल्हा ऐसे ही होते हैं लोकल का। इस चूल्हे को देखकर मैंने इनसे पूछा कि इस लकड़ी के घर में अंदर चूल्हा जलाने पर क्या इस घर में आग नहीं लग सकती, तो इन्होंने बताया नहीं होते। इसका नीचे में पूरा ये वो करके रखा है ना, मिट्टी ज़्यादा अजी, तो कुछ नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फेंदे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेंदे ने बेम्बू से बनाते हैं। अच्छा, ये बैम्बू का है? जी, इसमें हम लोग ना चटनी बनाते हैं, चटनी। जी, लकड़ी का होगा? जी लकड़ी का। ये कुछ भी मतलब जैसे कि सब्जी में अदरक लहसुन पीस के डालते हैं ना, हाथ से ऐसे करके तभी टेस्ट होता है। मशीन में जो पीसते हैं ना वो टेस्ट नहीं होते। इसका टेस्ट कुछ अलग ही है। देखो ये भी कितना शाइनिंग मारते हैं। वो लेके अगर रुकिए, इसमें ना हम लोग बटर वाला चाय बनाते हैं। लाल चाय उबालेगा ना, इसमें डालेगा, उसके बाद में इसमें बटर डालेगा, उसके बाद में नमक वमक डालेगा, फिर उसके बाद में ऐसे करेगा, इसको ऐसे करके निकालेगा, ऐसे करके डालेगा। बगीचा भी देख लीजिए ना, फूल थोड़ा मोड़ा है। हम लोग तो ऐसे संतरा ये सभी तो एक कुनुक, इसको ना कुनुक बोलते हैं म्योर भाषा से। इससे बहुत काम आते हैं। लकड़ी भी काट सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं, सब कुछ काट सकते हैं। कुंचुक जी से बात करते करते मुझे एक बहुत ही अनोखी चीज़ पता चली कि यहाँ पे मेयोर कम्युनिटी के लोग पूजा करते हैं तो नेचर की। हम लोग पहाड़ को ये सबको पत्थर वत्थर ये जितना भी है ना, जंगल जितना भी है वो सबको करते हैं। मतलब नेचर जी, करना पड़ते हैं ना वो तो। फिर इन्होंने हमें एक ऐसी ट्रेडिशनल मशीन दिखाई जिससे आप ऐसे हाथ से बने हुए बैग्स बना सकते हैं। अब जितना भी डिजाइन वो कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन से भी बना सकते हैं। इनसे मिलकर एक चीज़ तो इनसे सीखने वाली है कि हम सबको भी नेचर को वर्शिप ज़रूर करना चाहिए। किबिथो से वापस आकर इन्हीं खूबसूरत रास्तों से होते हुए आता है इंडिया का फर्स्ट विलेज काहो। काहो एक रिमोट विलेज है और जाना जाता है इंडियाज़ फर्स्ट विलेज के नाम से, और ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट इनहैबिटेड पॉइंट है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे। अभी पूरे वैली में आग लगी हुई है और इसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम है, वरना ये जगह कुछ ऐसी दिखती। इतनी खूबसूरत जगह में कोई बिना घूमे कैसे रह सकता है। और आंटी हमें बताती है कि यहाँ पे तीलम के पास एक हॉट स्प्रिंग है। और फिर क्या था, हमारे पैर घर पे कहाँ टिकने वाले थे। हॉट स्प्रिंग जाते वक्त तीलम के रास्ते में ये ब्रिज पड़ता है और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा होता है। अभी मैं हूँ एक आयरन ब्रिज में, जो कि तीलम और डोंग को कनेक्ट करता है, और जिस रिवर के ऊपर ये बना है वो है लोहित रिवर।
तो अभी मैं हूँ हॉट स्प्रिंग में और यहाँ पे ये लोहित रिवर के बैंक में बसा हुआ है और यहाँ पे मेरे राइट साइड अभी लोहित रिवर बह रही है जो इतनी ज़्यादा ठंडी है, वो पानी सीधा ग्लेशियर से बहकर आ रहा है। और कमाल की बात तो ये है, उसके जस्ट 100 मीटर्स भी नहीं है ये सेम रिवर पे यहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग है और ये पानी एकदम गर्म आ रहा है। ऐसा कहते हैं कि ये पानी लावा से टच होकर आता है ज़मीन के नीचे, इसकी वजह से ये पानी गर्म है। और ऐसा भी नहीं कि ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये पानी एकदम हल्का गर्म है, माइल्ड गर्म है, जिसमें आप नहा भी सकते हो। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे नहाया भी है और ये इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे चारों तरफ वैली है, पाइन ट्रीज़ हैं और जैसा कि मैंने बताया था अभी यहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है, तो यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट जल चुके हैं और अभी जल ही रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी उन आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर वो कर नहीं पा रही क्योंकि वो इतनी बड़ी आग लग चुकी है यहाँ सारे जंगलों में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतना ज़्यादा धुआं है, इसकी वजह से आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम है, नहीं तो इन पहाड़ों के ऊपर भी और भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और अरुणाचल सच में इनक्रेडिबल है। कभी कभी हम सबको एक स्लो लाइफ की तलाश ज़रूर होती है और अगर सच कहूँ तो हमें वो स्लो लाइफ यहाँ पे महसूस हुई। तो अभी हम लोग हॉट स्प्रिंग से नहा के वापस आ गए हैं और अंकल को कुछ काम था तो वो चले गए। अभी हम लोग फ़िशिंग करने जाने वाले थे आज, तो आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो अभी आंटी सो रही है तो अंकल आए और बोले कि आप लोग खुद से खाना निकाल के खा सकते हो। और होम स्टे का यही बात अच्छा होता है कि वो आपका खुद का एक घर होता है, तो आप जैसे भी चाहो वहाँ पे रह सकते हो और ये होम स्टे की एक अच्छी बात होती है। तो अभी हैं हम लोग डाला भैया के होम स्टे में और इनके पास काफ़ी बड़ा स्पेस है, इनका घर काफ़ी बड़े स्पेस में है और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उगाई हैं। ये देख सकते हो आप, ये इसको बोलते हैं यहाँ पे दाव और ये यहाँ चीज़ें काटने के काम आता है। तो अभी हम लोग इससे, जो पीछे आपको दिख रहा है, इससे हम लोग अभी गन्ना काटेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि छोटी जगहों में रहने वाले लोगों के दिल काफ़ी बड़े होते हैं और ये बात किसी ने नहीं, मैंने ही बोली है। क्योंकि डला भैया जब जा रहे थे तब उन्होंने बोला कि खाओ खाओ, जितना मर्जी उतना खाओ। फिर क्या, फिर हम लोगों ने काफ़ी सारा गन्ना खाया। अगर आप भी यहाँ आते हो तो आप भी ऐसे गन्ना तोड़ के खा सकते हो। खेती करता है, ऐसा खेती वेती करता है, मकई मिर्चा वर्तमान से क्या क्या करता है वो उतना तो पता है मैंने। तो ये है डला भैया की मम्मी और इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे एक अर्थक्वेक प्रूफ वुडन हाउस में रहती हैं। नहीं गिरता है, नहीं गिरता है, भूकंप होने से नहीं गिरता है। इधर हिलेगा, इधर का पकड़ेगा, इधर पकड़, उधर पकड़ेगा। भूकंप में गिरने में चांस नहीं है, चारों ने पकड़ता है ना। वुड नेचुरली फ्लेक्सिबल होता है, इसका मतलब जब ज़मीन हिलती है तो घर थोड़ा सा बेंड हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। इसी वजह से वुडन हाउसेस अर्थक्वेक्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। वो हम लोग का पार्टी होगा, नया साल होगा और नया धान खाएगा, क्या मट्टी पूजा करेगा, ऐसे में ऐसा लिखता है। हम इसको लक्ष्मी बुलाने के लिए लिखता है। हाँ ऐसा लिखता है, धान कूद के लिखता है लोग। ये यहाँ पे ऑरेंज गिरा हुआ है और आप देख सकते हो कि ये ऊपर पेड़ से गिरा है और ये इन ऑरेंज का साइज़ है यहाँ पे कुछ इस तरह, और यहाँ पे कुछ ऐसे ऑरेंज गिरे हुए हैं।
और ये काफ़ी छोटे छोटे ऑरेंज है। नहीं बड़ा होता है, अभी वो बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ा हो गया, पेड़ बूढ़ा हो गया। ये लो। सीधा। अभी 1 साल का ही हुआ है। हाय हाय। और चाहिए? ठीक है तो होगा, मिल गया तो खुश हो जाओ। इंडिया के सबसे ईस्टर्न हिस्से में जब मैं इस फैमिली से मिला तब एक बात समझ आई, यहाँ ज़िंदगी थोड़ी अलग है। ना यहाँ बड़े शहरों जैसी भाग दौड़ है और ना ही हर जगह मॉडर्न सुविधाएं, पर फिर भी इनके चेहरे पर एक सुकून है, एक सिंप्लिसिटी है। यहाँ पे सनसेट हुए अभी आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पे पूरा अंधेरा है अभी सब तरफ, और यहाँ पे टाइम अभी हो रहा है 5:41, बट यहाँ पे अंधेरा अभी आधे घंटे पहले ही हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में डोंग विलेज में जहाँ पे सन सबसे पहले निकलता है, वहाँ पे अंधेरा भी सबसे पहले होता है। अब वक्त है उस जगह जाने का जिसके लिए ये जगह पूरे इंडिया में जाना जाता है, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण इंडिया में यहाँ की ज़मीन को छूती है। लेकिन इसे देखने के लिए हमें सुबह होने का इंतज़ार नहीं, बल्कि रात खत्म होने से पहले ही निकलना पड़ता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट सनराइज़ विलेज में। तो अभी हम लोगों ने जस्ट हाइक करना स्टार्ट किया है। आज हम लोग ट्रैक पे सिर्फ 7 लोग हैं। हमें जल्दी ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि सनराइज़ यहाँ पे जल्दी हो जाता है। और इसी ट्रैक पर चलते चलते धीरे धीरे हम पहुँचते हैं इंडिया के सबसे पहले सनराइज़ पॉइंट पर। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे सनराइज़ पॉइंट पे, इंडिया के सबसे पहले सनराइज़ में। और अभी यहाँ पे सनराइज़ हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पीक्स है, तो उनके पीछे से सन निकलता है। तो अभी आप यहाँ पे व्यूज़ देख सकते हो, कितने ही ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ हैं। और वहाँ इस तरफ ये जो रोड गया हुआ है वो म्यांमार का बॉर्डर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे सन के निकलने का। बस थोड़ी ही देर वेट करने के बाद हमारे सामने नज़ारे कुछ ऐसे थे। तो अभी यहाँ पे सनराइज़ हो चुका है और यहाँ पे अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। और आज विजिबिलिटी थोड़ी कम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों से पूरे जंगलों में आग लगी हुई है। उसकी वजह से यहाँ पे धुएं की वजह से पूरे वैली में विजिबिलिटी ठीक नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तब यहाँ पे सनराइज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब तो हो चुका है। अब हम लोग नीचे ट्रैक करेंगे, और जब ऊपर चढ़ रहे थे तब वैली का क्लियर व्यू नहीं था। अब हम लोग नीचे की वैली को देखेंगे। हम लोग वहाँ से ऐसे करके इस रास्ते से ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़े थे यहाँ से। अर्ली मॉर्निंग अंधेरे के बीच यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर हमें क्या पता था कि ये वैली भी हमें सरप्राइज़ करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
फिर जैसे हम ट्रैक से वापस आते हैं, डला भैया हमें याद दिलाते हैं कि हमें तो फिशिंग पे जाना है। फिर हम उनके साथ लोहित रिवर में चले जाते हैं फिशिंग करने। तो अभी इतने खतरनाक रास्तों को पार कर कर हम लोग डाला भैया के साथ यहाँ पे मछली पकड़ने आए हैं, फिशिंग करने आए हैं। और ये है लोहित रिवर। ये है फिरकी है, ये है डांगशी, और इसका पीछे लगता है एक छोटा सा पत्थर, और इस तरह दोनों को पकड़ के इस तरह पकड़ के घुमाना पड़ता है इसको, दोनों हाथ से, दोनों उंगलियां से घुमाना पड़ता है इसको, इस तरह घुमाना पड़ता है। और अभी ये दिखाऊंगा मच्छी किस तरह से मारता है हम लोग यहाँ में। लगभग अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पे आप देखो कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में अब यहाँ पे अंधेरा होने वाला है और अभी हम लोग फिशिंग करके वापस जा रहे हैं अपने होम स्टे। जो मछली हमने पकड़ी थी उसे हमने होम स्टे आकर आंटी को दे दिया और फिर आंटी ने उसी से बहुत ही टेस्टी डिनर बनाया और हम सब ने साथ मिलकर डिनर किया। मैं डोंग में लगभग 4 दिन था और इन 4 दिनों में एक भी बार फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आया, लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इंडिया के सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में हूँ। यहाँ ज़िंदगी थोड़ी सिंपल है, रिसोर्सेज भी सीमित हैं, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी है। और शायद इसी जगह आकर एक बात समझ में आती है कि शहरों में रहते हुए हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर कितनी शिकायतें करते हैं, लेकिन यहाँ कम रिसोर्सेज के साथ भी ज़िंदगी उतनी ही नहीं, शायद उससे भी ज़्यादा खुश नज़र आती है। डोंग ने मुझे सिर्फ एक जगह नहीं दिखाई, बल्कि ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया भी दिया।